नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सीएम अरविंद केजरीवाल की जासूसी करा रही है और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को इस मामले में पत्र लिखकर कहा कि हम आपका ध्यान एक बेहद गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जनता ने विश्वास प्रेम के साथ अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। दुख की बात है कि इस लोकप्रिय नेता की सुरक्षा के साथ समय समय पर चूक हुई है और कई बार अरविंद केजरीवाल पर हमले भी हुए हैं। दुख की बात है कि दिल्ली की जनता तो छोड़िए, पुलिस मुख्यमंत्री को भी सुरक्षित नहीं रख पा रही है। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर एक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया था। संदेह की बात है आज तक उस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पत्र में लिखा गया कि पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कुछ ऑफिसर्स सीएम आवास के बाहर 24 घंटे घूम रहे हैं। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम स्पेशल टास्क पर हैं। ऐसा कौन सा टास्क है दिल्ली पुलिस ने जो उन्हें दिया है? क्या अब इन ऑफिसर्स के जरिए सीएम केजरीवाल की जासूसी कराई जा रही है? आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस क्यों अपने मुख्यमंत्री की जासूसी करा रही है, ये गैर कानूनी है। पुलिस अपराधों को रोके, एक पार्टी के दबाव में आकर सीएम की जासूसी में समय व्यर्थ न करें। हमें उम्मीद है कि आप खाकी वर्दी का सम्मान करेंगे। आपसे पूछे गए सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा। आपके मुख्य प्रवक्ता ने भी कहा है कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल टास्क सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास पर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सीएम अरविंद केजरीवाल की जासूसी करा रही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को इस मामले पर पत्र लिखा है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार सीएम अरविंद केजरीवाल की जासूसी करा रही है और एक पत्र जो है लिखा गया है और इस पत्र में क्या क्या बातें लिखी गई है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जासूसी को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास जो है वो पत्र लिखा गया है। यहाँ पर बात करें राज्यसभा सांसद संजय सिंह की या फिर राघव चड्ढा की, तो दोनों की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो अरविंद केजरीवाल की जासूसी करा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर भी जो अरविंद केजरीवाल के घर आवास के बाहर एक ड्रोन देखने को मिला था, जिसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होनी चाहिए थी या फिर क्या किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वो अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। दूसरा, यहाँ पर स्पेशल स्टाफ के जो कहते लोग हैं वो दिल्ली के कहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जो है वो लगातार देखे जा रहे हैं और जितने भी स्पेशल स्टाफ के अधिकारी हैं वो सभी कहते हैं सिविल वर्दी के अंदर है। उनसे जब जानकारी जानने की कोशिश करी कि आप लोग यहाँ पे क्यों हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया कि स्पेशल टास्क दिया गया है। ऐसा कौन सा टास्क है जो उनको दिया गया है और कौन से तरीके से उनकी जासूसी करवाई जा रही है, क्योंकि जो आने वाले लोग हैं यानी अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास जो आने वाले लोग हैं उन सब से कहीं ना कहीं स्पेशल स्टाफ के लोग जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास एक पत्र भेज चुकी है, जिसका जवाब के इंतजार किया जा रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं यह भी क्या संदेश दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली पुलिस के आधार पर ही कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जासूसी कराती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जासूसी कराकर कुछ बड़े सबूत जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। जी राजीव, अगर अब देखा जाए तो दिल्ली पुलिस इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, चाहे पहलवानों के मामले में ले लीजिए, चाहे अब जो दिल्ली पुलिस का नाम राघव चड्ढा और संजय सिंह द्वारा निकाला गया है, तो लगातार दिल्ली पुलिस चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसके दबाव में दिल्ली पुलिस इतना काम कर रही है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है, लेकिन इस तरीके से एक पार्टी के समर्थन में जो है लगातार उसी के दबाव में आकर काम करना, चाहे पहलवानों के मामले में बात कर ली जाए, चाहे अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से जो बार बार आरोप दिल्ली पुलिस पर जो है लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि जासूसी की जा रही है।
निशा, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस की गृह मंत्रालय के अधीन आती है और कहीं ना कहीं शायद उन्हीं के इशारे पर इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं कैसे गलत रणनीति बना रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। और यहाँ तक कि पहलवानों की बात करें तो पहलवानों के कहने के धरने प्रदर्शन के अंदर भी कहीं ना कहीं जो झड़प देखने को मिली थी परसों रात को, वो ही कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर लगातार पहलवानों की बात करें और दिल्ली पुलिस की बात करें, एक दो फोल्डिंग को लेकर जिस तरीके से झड़प हुई और पूरी रात जो है वो कहीं ना कहीं हंगामा मचता रहा और कहीं ना कहीं कुछ पहलवानों को चोट भी आई। मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार मुख्यमंत्री को भी सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। इस तरीके के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से गृह मंत्रालय के जो अरविंद केजरीवाल का आवास है उसके बाहर जो एक ड्रोन देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ था। मगर उसके अंदर भी अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई है, ना ही ये पता लग पाया है कि ड्रोन कहां से उड़ रहा था और किसने कौन उसको उड़ा रहा था और क्या जानकारी जुटाई जा रही थी। इस तरीके के सबूत जो है वो अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं जुटाए गए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से अब स्पेशल स्टाफ की बात करी जाए तो स्पेशल स्टाफ के द्वारा कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जो देखे जा रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि सिविल वर्दी के अंदर है और आने वाले हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं पूछताछ की जा रही है और उनकी तरफ से सिर्फ इतना ही जानकारी दी गई है। स्पेशल टास्क दिया गया है उनको। ऐसा कौन सा टास्क है जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ को दिया गया है? मगर यहाँ पर दिल्ली आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार यही कह रही है कि कहीं ना कहीं जासूसी की जा रही है और जासूसी अरविंद केजरीवाल की जगह कहीं ना कहीं आम जनता को सुरक्षा दी जाए, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं कटघरे के अंदर घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे वो पहलवानों के कैसे प्रदर्शन के बीच में हो या फिर कहे अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा हो या फिर आम जनता की सुरक्षा हो, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के ऊपर उंगलियां उठती नजर आ रही है। जी राजीव, वही बात अगर आज की कर ली जाए तो आज बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, उनके आवास के बाहर प्रदर्शन करने जा रही है, तो ऐसे में सीएम आवास की सिक्योरिटी कितनी बढ़ा दी गई है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो सिर्फ कहते हैं शीश महल को लेके की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें आज की, तो आज भी भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। मगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार दावे कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, लगातार सख्ती बरती जा रही है, किसी को भी वहां नहीं आने दिया जा रहा है। मगर आप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह या फिर कहे राघव चड्ढा, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो सख्ती से काम नहीं कर रही है, सिर्फ लापरवाही कर रही है और कहीं ना कहीं जो आम जनता के लिए सुरक्षा होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही है। यहाँ पर जिस तरीके अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी जो ड्रोन देखने को मिला था और कई बार सिक्योरिटी के अंदर भी कमी देखने को मिली और कई बार कहते हैं अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी है उनके बीच में भी कहीं ना कहीं लोग बाग घुस जाते हैं। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो तमाम जो दावे हैं सिक्योरिटी को लेकर वो कहीं ना कहीं अब कटघरे के अंदर है। और ये दूसरा यहाँ पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर तिहाड़ जेल का बताया जा रहा है कि वहां पर भी कहीं ना कहीं जो टिल्लू गैंग की जो कहते हत्या की गई थी उसको लेकर भी अब वीडियो वायरल हो चुका है, जिसके अंदर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो सबसे बड़ी सेल मानी जाती है यानी कि तिहाड़ जेल जो मानी जाती है उसके अंदर भी लापरवाही है, जिसकी वजह से बदमाशों के द्वारा आपस में गैंगवार किया जाता है। इस तरीके के तमाम जो आरोप है दिल्ली पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस जो है पहलवानों के लिए भी कहीं ना कहीं कटघरे के अंदर गिरती नजर आ रही है, सीएम आवास के बाहर भी कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। तमाम मुद्दे जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर उठाए जा रहे हैं। मगर अब दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर को पत्र लिखा गया है उसके अंदर दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो किस तरीके का जवाब देते हैं ये सबको इंतजार रहेगा। जी राजीव, इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि अगर पीएम की चूक पर, पीएम की जो सुरक्षा में अगर कोई चूक होती है तो वो मुद्दा बन जाता है, बीजेपी उसे उछाल देती है और यहां पर सीएम के आवास के बाहर ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में गिरती नजर आती है। दूसरा, यहाँ पर जब सीएम की सिक्योरिटी के अंदर ही लापरवाही देखने को मिलेगी तो सोचिए आम जनता का क्या होगा। यानी कि आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि आम जनता की सुरक्षा नहीं की जा रही है,
सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी है उसमें भी चूक की जा रही है। तो तमाम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हाथ में है, मगर दिल्ली पुलिस को घेरने के लिए भी कहीं ना कहीं इस तरीके का कदम उठाए जा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस से कमिश्नर से अगर पत्र लिखकर इस तरह की शिकायत की जाती है तो सोचिए कहीं ना कहीं बड़ा विषय जरूर है चिंता का। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सतर्क है और अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जो है वो पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मगर पुलिस व्यवस्था किस तरीके की बढ़ाई है, अगर एक ड्रोन उड़ता है और उसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाती है, सोचिए फिर दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्कुल करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, वहीं बात अगर सीएम अरविंद केजरीवाल की कर लें, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? क्योंकि सिक्योरिटी में बार बार उनका समय समय पर देखा जाता है कि चूक जैसी चीजें जो है देखने को मिलती हैं, उनको सिक्योरिटी सही नहीं मिल रही है, दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी सही तरीके से नहीं दे पा रही है, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं की या फिर अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बिल्कुल ड्रोन को लेकर भी पहले भी कहा गया था कि चूक क्यों हुई है या दिल्ली पुलिस जो है वो इसके अंदर जांच करे। मगर यहाँ पर बात करें ड्रोन की, तो ड्रोन के लेकर अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी बड़ा कदम जो है वो नहीं उठाया और ना ही उस ड्रोन को लेकर अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि वो ड्रोन कौन उड़ा रहा था, उसका मकसद क्या था और ड्रोन वाकई में ही कहां से आया था। ये तमाम जानकारी जो है वो अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। दूसरा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा जब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी के अंदर चूक कर रही है, जासूसी कर रही है, जासूसी को लेकर भी जो स्पेशल स्टाफ के जो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जो देखे जा रहे हैं उनकी जानकारी भी अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बड़े कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, मगर सिर्फ जासूसी को लेकर या फिर कहे अरविंद केजरीवाल की जासूसी करने से लेकर कहीं ना कहीं कुछ बड़े सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। मगर जो जनता के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसके अंदर कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का जो दो तरफा रुख है वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है। दूसरा यहाँ पर पहलवानों के बीच में भी कहीं ना कहीं झड़प जो देखने को मिली और वहां पर भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है वो लगातार कुछ बढ़ाई जाती है कुछ घटाई जाती है और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी लापरवाही देखने को मिलती है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़े होते नजर आ रहे हैं, मगर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो है वो किस तरीके का जवाब देते हैं अब ये जरूर देखना होगा। जी राजीव, वहीं बात कर लें, दिल्ली पुलिस सेल स्पेशल सेल के कुछ ऑफिसर्स जो हैं सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर घूमते हुए दिखाई देते हैं। 24 घंटे ये ऑफिसर्स जो हैं वहां पर घूम रहे हैं। ऐसे में अगर बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी की, तो क्या सियासी मायने जो है निकाले जा रहे हैं? देखिए जो स्पेशल स्टाफ के जो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर देखे जा रहे हैं, जो 24 घंटे वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, और उनको उनसे जब बातचीत की गई तो उनसे भी यही जानकारी मिल पाई कि वो स्पेशल टास्क दिया गया है उनको। ऐसा कौन सा टास्क है जो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ही दिया गया, यानी कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है अब दिल्ली पुलिस को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के ऊपर निशाना लगाती नजर आ रही है। यहाँ तक कि यह भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो खास तौर पर संजय सिंह की बात करें या फिर राघव चड्ढा की बात करें, उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि जासूसी करवाई जा रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ को अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर लगाया गया। मगर जो आने वाले लोग हैं, यानी कि जो आसपास के आने वाले लोग हैं या फिर वहां से जो निकलने वाले लोग हैं, उनसे भी अब रोक के जो स्पेशल स्टाफ के जो लोग हैं वो पूछताछ कर रहे हैं कि आप लोग कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस तरह की तमाम जो जानकारी है वो मिलती नजर आ रही है। अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी अब यही कहती नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जासूसी करवाई जा रही है, उस जासूसी का मकसद क्या है इसका खुलासा होना चाहिए। मगर जो पत्र लिखा गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, संजय अरोड़ा को, उसके अंदर भी अभी तक कोई भी जवाब जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से नहीं दिया गया। मगर जवाब का जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से इस वक्त पुलिस चर्चाओं का विषय बनी हुई है, लगातार सवालिया निशान पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है केंद्र सरकार पर सीधा निशाना पुलिस को लेकर साध रहा है, तो बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन इस पूरे मामले पर सामने आया हो? देखिए यहाँ पर बात करें, लगातार जो आम आदमी पार्टी के द्वारा पुलिस को लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लगातार गृह मंत्रालय को भी घेरा जा रहा है, केंद्र सरकार को भी घेरा जा रहा है, मगर अभी तक कोई भी बड़ा जवाब जो है ना तो गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, ना ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिया गया है। मगर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी इसी मामले के अंदर चुप्पी साधे हुई है, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जो ड्रोन देखने को मिला था अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई। मगर भाजपा की तरफ से जरूर
ये कहा गया कि जो ड्रोन देखा गया है वो सिर्फ एक गुमराह करने की बात है। अरविंद केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं जानबूझकर दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हैं, मगर यहाँ पर जिस तरीके से ड्रोन देखने को मिला था उसकी जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस को बिल्कुल दी गई थी, और दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी तक उसके अंदर कोई भी बड़ा कदम जो है या फिर किसी की भी गिरफ्तारी जो है वो नहीं उठाई गई है। इसीलिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर और भाजपा के ऊपर जो है वो निशाना साधती नजर आ रही है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं राजनीति क्षेत्र के अंदर भी इसका इस्तेमाल जो है वो शायद किया जा सकता है। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ इसके लोगो, शुभंकर, एथम और जर्सी को लॉन्च करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस समारोह में केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर मशाल रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगले 20 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 4 मशालें घूमेंगी और इस रैली का हर जिले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यूपी में बड़े पैमाने पर खेलों के कायाकल्प में जुटी योगी सरकार के प्रयासों के चलते 25 मई से प्रदेश के 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन लखनऊ में 25 मई को बीबीडी यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा और इसका समापन 3 जून को बीएचयू वाराणसी में होगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ इसके लोगो, शुभंकर, एथनम और जर्सी को लॉन्च करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अगले 20 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 4 मशालें घूमेंगे और इस रैली का हर जिले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यूपी में बड़े पैमाने पर खेलों के कायाकल्प में जुटी योगी सरकार के प्रयासों के चलते 25 मई से प्रदेश के 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार उसे लेकर जानकारी, और इसी के साथ आज यूपी सरकार जो है खेलो इंडिया जो है इसका लोगो भी लॉन्च करने जा रही है, इसे लेकर भी एक बार पूरी जानकारी। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये कह सकते हैं कि खेलो इंडिया के तहत यूनिवर्सिटी गेम्स जो होते हैं उसकी मेजबानी करने का उत्तर प्रदेश को मौका मिलेगा और उसकी इसी क्रम में आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश के लोगों का और मैस्कॉट का, साथ ही साथ मशाल, एंथम और जर्सी का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उनका ये कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय खेल मंत्री है वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे और एकादशता के सुबह 9:30 बजे इस कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर जब पहुंचेंगे तब कार्यक्रम की शुरुआत होगी और ये कहा सकता है कि खेलो इंडिया के जो मैस्कॉट है, मशाल है, एंथम है, साथ ही साथ जर्सी का अनावरण दोनों ही मिलकर कहीं ना कहीं करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के बाद सुबह वो चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में लगभग 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लखनऊ के एयरपोर्ट से रवाना होंगे, जिसके बाद हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद पहुंचेंगे 11:50 पर। 12:20 पर वो एसएसबी इंटर कॉलेज हापुड़ पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे और उसके बाद लगभग 12:25 पे वो जनसभा एसएसबी कॉलेज दिल्ली रोड हापुड़ पहुंचने का काम करेंगे। उसके बाद वहां से वो मेरठ के लिए रवाना हो जाएंगे और लगभग 1:35 वो मेरठ पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जिसके बाद 1:40 में जनसभा जिमखाना मैदान मेरठ में पहुंचने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहां भी जनसभा रखी गई है और वहां पर पुलिस लाइन बुलंदशहर पहुंचेंगे। उसके बाद
और वहां पर नुमाइश मैदान जो बुलंदशहर में है वहां पर जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। उसके बाद वो पुनः पुलिस लाइन गाजियाबाद वापस आएंगे, जिसके बाद लगभग 4:30 बजे जनसभा जो कि कविनगर रामलीला मैदान यानी गाजियाबाद में रखी गई है, वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि लगभग 6:40 पे वो 7 बजे के आसपास लखनऊ वापस आ जाएंगे। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का काम कर रहे हैं, और चाहे वो कर्नाटक चुनाव प्रचार हो, चाहे वो नगरीय निकाय का चुनाव प्रचार हो, इन सब कुछ जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर जिम्मेदारी है। कल पहले फेज का मतगणना हो चुकी है, मतदान हो चुका है, और मतदान के बाद अब दूसरे फेज की कह सकते हैं कि दूसरे चरण की तैयारी अब जोर शोर से होगी। और इससे पहले 11 तारीख को मतदान होगा। मतदान से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मैदान में है, और ये कहा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदारी को निभाते हुए ताबड़तोड़ रैलियों को करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और आज भी वो कई जिलों के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश में, और चुनावी जनसभाएं हैं जो उनके प्रत्याशी, चाहे मेयर प्रत्याशी हो, चाहे पार्षद प्रत्याशी हो, उन सभी के समर्थन में वोट मांगने का भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो लोगों से अपील करेंगे, जनता से अपील करेंगे। जितेंद्र, अगर बात कर ली जाए, कल जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव जो है संपन्न हो चुके हैं, नगर निकाय के चुनाव, अब पहले चरण के चुनाव को निपटाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे चरण के लिए जो है पूरी तैयारियों में जोरों शोरों से लगे। अगर पहले चरण की अगर हम कर लें तो कल कितना परसेंटेज रहा वोटों का, कितने प्रतिशत जो है चुनाव वोट डाले गए, क्या परसेंटेज रहा, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, एवरेज की बात की जाए लगभग 36% के आसपास ये कल मतदान पड़ा, और ये जरूर कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में जो मतदान है उसकी जो गति है वो थोड़ी सी धीमी जरूर नजर आई, क्योंकि नगर निगम चुनाव में लोग शायद ये कह सकते हैं कि बाहर नहीं निकले और बहुत ही कम परसेंटेज। लेकिन वहीं जिला पंचायत की बात की जाए, अध्यक्षों की बात की जाए, तो वहां पर जो मतदान पड़े थे जिला नगर पालिका में, वो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत वो ठीक रहा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में ये लोगों के अंदर जागरूकता की थोड़ी सी कमी जरूर दिखाई दी, क्योंकि हालांकि छुट्टी जरूर थी, सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी जरूर घोषित करी, लेकिन लोगों ने खुलकर मतदान करने का काम नहीं, क्योंकि शहर की सरकार जो चुनने का सिलसिला है उसमें कहीं ना कहीं जनता को सहयोग की पूरी आवश्यकता। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए थे, बसपा सुप्रीमो मायावती की थी, और उत्तर प्रदेश सरकार के कई पूर्व मिनिस्टर और जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी मतदान करने का काम किया और लोगों से अपील भी की थी। लेकिन ये जो कहा जा सकता है कि क्या वजह थी, आखिर शहरी क्षेत्रों में मतदान क्यों कम हुआ, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन जनता का इस तरह से जागरूकता थोड़ी सी कम जरूर दिखाई दी कल। जितेंद्र, वही बात कर ले, जिस तरीके से पहली बार उत्तर प्रदेश जो है खेलो इंडिया की मेजबानी करने जा रहा है, ऐसे में अगर बात कर ली जाए, युवाओं की कर ली जाए, जो खिलाड़ी हैं उनकी बात कर ली, किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है इसे लेकर? देखिए, यूपी सरकार लगातार कोशिश करती है और कई अमृत कर रही है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का, और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को, चाहे वो गांव का खिलाड़ी हो चाहे शहर का खिलाड़ी हो, गांव के सरकार ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि जो सरकार के या उनका कह सकते हैं कि मंत्रियों के साफ तौर पर कहना है कि जो प्रतिभा गाँव के लोगों के अंदर है, गाँव के वासियों के अंदर जो खेल की है वो कहीं ना कहीं बढ़कर से हो रही है, और उसी क्रम में सरकार उस ओर आकर्षित भी हो रही है और कोशिश ये कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रदेश से निकल कर जाए। और हाल में ही लखनऊ के मलियाबाद में भी देखा था कि एक निजी संस्था द्वारा जरूर एक रिंग बनाया गया था, बॉक्सिंग रिंग बनाया गया, तो वो भी बच्चों को देने का काम किया। वो बच्चे मलियाबाद जो कि आम के लिए फेमस है, लखनऊ में आम के लिए फेमस है, उन पेड़ों के नीचे बच्चे बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे, उनको कहीं ना कहीं सहयोग से, यूटीआई के सहयोग से वो देने का काम किया गया। रेसलिंग और हालांकि अपर प्रमुख सचिव खेल ने उनको उद्घाटन करने को सौंपने का काम किया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जरूरत है और खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में चुनने की जरूरत है, और सरकार उसकी बहुत कोशिश भी कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को प्रतिभा को उनको निखारने का काम किया जाए, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब में लोगों को मानक स्वास्थ्य सहूलतें मुफ्त मुहैया करवाने के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार यानी कि आज लुधियाना में 80 आम आदमी पार्टी क्लिनिक्स
जो है राज्य के निवासियों को समर्पित करेंगे। और इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इससे राज्य में तकरीबन 580 आम आदमी क्लिनिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यशील हो जाएंगे। जिक्र योग्य है कि पहले पड़ाव में 100 क्लिनिक समर्पित किए गए थे और दूसरे पड़ाव में 404 और अब 80 क्लिनिक्स राज्य की सेवा के लिए समर्पित किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने क्लिनिक जो है मुख्यमंत्री का स्वप्रेमी प्रोजेक्ट है, जो कि लोगों की भलाई के उद्देश्य के लिए उनकी सबसे प्रमुख प्राथमिकता है। और ये क्लिनिक्स पहले ही लोगों को मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस ये क्लिनिक लोगों को विश्व स्तरीय इलाज और जांच सहूलतें मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। अब तक राज्य भर में 25.63 लाख मरीज इन आम आदमी क्लिनिक्स को में जाकर अपना इलाज करवा चुके हैं। और इसी तरह इन क्लिनिकों पर कुल 41 किस्म के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं और 30 अप्रैल तक 1.78 लाख मरीज ये टेस्ट करवा चुके हैं। इसके अलावा इन क्लिनिकों ने राज्य में अलग अलग बीमारियों की जांच करने और उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए डेटाबेस तैयार करने में सरकार की मदद की है। इन क्लिनिकों में मरीजों की कुल 80 दवाएं मुफ्त दी जाती है। प्रवक्ता ने बताया कि दवाओं का ज्यादा उपयोग बीपी, शुगर, चमड़ी की बीमारी, अलग अलग मौसम के दौरान फैलती बीमारियों जैसे वायरल बुखार और अन्य के लिए होता है। पंजाब में लोगों को मानक स्वास्थ्य सहूलतें मुफ्त मुहैया करवाने के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार यानी कि आज लुधियाना में 80 आम आदमी क्लिनिक्स राज्य को समर्पित करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इससे राज्य में तकरीबन 580 आम आदमी क्लिनिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि जिक्र योग है कि पहले पड़ाव में 100 क्लिनिक समर्पित किए गए थे और दूसरे पड़ाव में 404 और अब 80 क्लिनिक राज्य की सेवा में समर्पित किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी क्लिनिक मुख्यमंत्री का स्वप्नमयी प्रोजेक्ट है, जो कि लोगों की भलाई के उद्देश्य के साथ उनकी सबसे प्रमुख प्राथमिकता है। और ये क्लिनिक पहले ही लोगों को मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस ये क्लिनिक लोगों को विश्वस्तरीय इलाज और जांच सहूलतें मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। अब तक राज्य भर में 25.63 लाख मरीज इन आम आदमी क्लिनिकों में इलाज करवा चुके हैं। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित शेट्टी इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमें जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 80 क्लिनिक लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। लुधियाना में ये क्लिनिक्स जो हैं आज समर्पित किए जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की बात की जाए और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी जो है आज जो है लुधियाना में जो है करीब 80 मोहल्ला क्लिनिक और देने जा रहे हैं। इससे पहले भी जो है करीब 500 के करीब जो है मोहल्ला क्लिनिक जो है पूरे पंजाब में जिस तरह से चलाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पे कहा था, जब इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि पंजाब के हेल्थ सेक्टर को हमने दिल्ली की तर्ज पे जो है बढ़िया करना है। और उसी की मुहिम के चलते जो है आज पंजाब में जो है 80 क्लिनिक जो है और दिए जा रहे हैं। क्योंकि पिछले लंबे अरसे से देखा जाए तो पहले 100 क्लिनिक एक बार दिए गए थे, फिर 400 के करीब क्लिनिक एक बार दिए गए और आज जो है 80 क्लिनिक जो है दिल्ली के सीएम और पंजाब के सीएम जो है पंजाब के लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। जी अमित, इससे पहले की बात कर ले, अगर दो पड़ावों की बात कर ले, पहले पड़ाव में जो 100 क्लिनिक्स दिए गए थे और उसके बाद जो क्लिनिक दिए गए थे वो 404 क्लिनिक दिए गए थे और अब 80 क्लिनिक्स जो हैं लुधियाना में लोगों को समर्पित किए जाएंगे। तो ऐसे में क्या क्या सुविधाएं इन क्लिनिक्स के अंदर है, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो हमने ग्राउंड जीरो पे जाके है रिपोर्टिंग की है और वहां पे देखा है अगर आपको किसी तरह के कोई ब्लड सैंपल, अगर कोई ब्लड की जांच करवानी है तो वहां पर मुफ्त की जाती है। अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए तो वो मुफ्त की जाती है। डॉक्टर जो है वहां पर बैठे हैं, हाईटेक जो है सामान अंदर जो आपको देखने को मिलता है। डॉक्टर भी जो है बिल्कुल प्रोफेशनल वहां पर देखने को मिलते हैं और जो वहां पर लोग हैं, लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लोग भी काफी कुछ देखने को मिल रहे हैं क्योंकि फ्री में इलाज होता है वहां पर, फ्री में ही सारी मेडिसिन मिलती हैं और फ्री में ही जिस तरह से टेस्ट होते हैं, तो लोगों के अंदर भी काफी उत्साह है इस चीज को लेके। अमित, क्या कभी इन क्लिनिक्स में डॉक्टर्स की कमी देखने को मिलती है? क्योंकि अक्सर ये शिकायत रहती है मरीजों की डॉक्टर्स नहीं थे, तो क्या इस प्रकार की कोई समस्या इन क्लिनिक्स के अंदर देखने को मिलती है? अगर पिछले 1.5 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो अभी तक इस तरह की समस्या जो है वो सामने नहीं आई है
कि डॉक्टर जो है किसी कारणवश अगर कहीं बाहर हैं तो इस तरह की समस्या सुनने को मिल सकती है। मगर अभी तक की अगर बात की जाए, करीब 580 क्लिनिक आज से जो है शुरू हो जाएंगे। करीब 500 क्लिनिक जो है पहले जिस तरह से चल रहे हैं, तो अभी तक की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स जो हैं वहां पर पूरे हैं। स्टाफ की अगर बात की जाए, चाहे लैब के स्टाफ की बात की जाए, चाहे अन्य स्टाफ की बात की जाए, तो वहां पर जो है पूरा स्टाफ जो है देखने को मिलता है। अभी तक इस तरह की शिकायतें जो है लोगों के सामने, जो लोगों ने जो है हमारे सामने जो है नहीं रखी है। अमित, वहीं बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही जनता को रिझाने के लिए, क्योंकि अब जो है 580 इन क्लिनिक्स की संख्या होगी। जनता को पूरा अपनी ओर करने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी कर रही, रिझाने की कोशिश जनता को कर रही, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं ऐसे में, और जालंधर उपचुनाव भी जो है होने हैं ऐसे में, जो है कि पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जनता की कैसे जो है उनकी तरफ को आकर्षित हो। बिल्कुल, जिस तरह से अभी हाल ही में जो है चुनाव है, जालंधर में उपचुनाव हो रहे हैं, और फिर 2024 की भी बात की जाए, जिस तरह से चुनाव है, जो भी वादे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए थे, चाहे मुफ्त बिजली की बात की जाए, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, कहीं ना कहीं जो है आम आदमी अपने जो वचनबद्ध है, अपने जो वो वादे हैं वो पूरी जो है वो करती हुई दिख रही है। और जो वादे रह गए हैं वो भी जल्दी पाइपलाइन में जो है वो जल्दी जो है वो भी पूरे कर दिए जाएंगे। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और इस संबंधी सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कुछ समय के दौरान पीएसपीसीएल के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से भ्रष्टाचार के में शामिल होने संबंधित मामलों को गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मान सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिजली मंत्री ने कहा कि हाल ही में पीएसपीसीएल में भ्रष्टाचार के मामले में शामिल गुरजिंदर सिंह एसडीओडीएस सब डिविजनल मुबारकपुर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई थी, जिस पर औद्योगिक कनेक्शन जारी करने के मामले में आवेदक को तंग परेशान करने के दोष लगे थे। हरभजन सिंह ईटीओ ने पंजाब निवासियों से भी अपील की है कि वे राज्य में से रिश्वतखोरी की जड़ से उखाड़ फेंकने में राज्य सरकार को अपना सहयोग दें और यदि बिजली विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो तुरंत उनके दफ्तर को इसकी सूचना दी जाए। खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से बात अगर कर ली जाए, पंजाब के बिजली मंत्री की बात कर ली जाए तो पंजाब के बिजली मंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा और बिजली मंत्री का एक्शन देखने को मिला है जहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त पीएसपीसीएल के 7 अफसरों समेत 8 लोगों को निलंबित किया गया है। एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, बता दें कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है कार्रवाई चलती हुई जो नजर आ रही है। हालांकि पिछली सरकारों के समय जो है भ्रष्टाचार काफी बढ़ चुका था और जिसके चलते राज्य में भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं लगाम जो लगाने की बात की है वो आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार ने की है। इसी के तहत अगर मान लें तो हरभजन सिंह ईटीओ बिजली मंत्री उनकी तरफ से एक्शन लेते हुए जरूर कहीं न कहीं कर्मचारियों को ये कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई भी रिश्वत नहीं दी जाएगी और इसके चलते एक्शन भी लिया गया है और व्यक्ति को निलंबित भी कर दिया गया है। हालांकि जरूर देखा गया है कि बड़े लंबे समय से यहाँ रिश्वतखोरी चलती हुई जरूर नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है जो वो जरूर इस पर नकेल करती हुई नजर आ रही है। जी संदीप, वही बात कर रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से सुना जाता है कि भ्रष्टाचार पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बार बार हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी सक्रिय नजर आती है। ऐसे में जब इतनी बार ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को लेकर हम सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे, तो बार बार इस तरीके से भ्रष्टाचार क्यों हो रहे हैं उनके कार्यकाल में? देखिए, लगातार जो है लोग चाहते हैं कि इनको लाइनों में ना लगना है, जैसे जब उनका काम हो तो लोग उनको भ्रष्टाचार जो है रिश्वत जूझ देते हैं और पुराने समय से चलता आ रहा है ये काम कि
लगातार इनको जो है कर्मचारी को, अधिकारी को जो है लोग जो है रिश्वत देते हैं, जिसके चलते इनके काम जो है जल्दी होते हैं। सरकारी दफ्तरों में लाइनें लगी होती है, लोगों के पास अगर देखा जाए तो समय नहीं होता, इसके चलते वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा खुद देते हुए भी नजर आते हैं। और साथ के साथ जो अधिकारी है वो भी जो है पैसे लेकर जल्द से जल्द काम करता है, इसके चलते ये सारा सर्कल जो है चलता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा जो है वो मिलता हुआ नजर आता है। जी संदीप, वहीं बात कर ली जाए भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए और क्या क्या स्टेप्स जो है राज्य सरकार उठा रही है? देखिए, राज्य सरकार के तरफ से पहले से ये कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस जो है नीति रहेगी, पर कहीं ना कहीं चलता आ रहा है, भ्रष्टाचार दिख रहा है। एक जो डिपार्टमेंट में है वहाँ में कोई अभी रिश्वत देता है जो पकड़ा जा रहा है। हालांकि पिछले दिन की बात है तो पिछले बीते दिन ही जो है भ्रष्टाचार के मामले में भी लोग जो है सृष्टि में नजर आए थे, तो जिसके चलते लगातार सरकार जो है रकेट तो कर रही है, पर कहीं ना कहीं जो है अभी भी रिश्वतखोरी जो है सरकारी दफ्तरों में चलती ही नजर आती है। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीत का परचम लहराकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और वहीं भाजपा दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई। भाजपा ने 9 वार्डों में जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मेयर सत्या कौंडल भी चुनाव हार गई। मकम्पास को एक सीट में जीत मिली है और नगर निगम शिमला के 34 वार्डों के लिए 2 मई को मतदान हुआ और 102 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम शिमला के चुनाव में भारी जीत हासिल करने पर शिमला की जनता, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, नगर निगम शिमला का जो है रिजल्ट सामने आ चुका है और कांग्रेस ने नगर निगम शिमला में कब्जा कर लिया है और ऐसे में 24 वार्डों में जो है जीत का परचम कांग्रेस ने लहराया है। जी बिल्कुल, नगर निगम शिमला के चुनाव में 34 वार्डों में से 26 यानी आप 1% जीत कांग्रेस की यहाँ पे बोल सकते हैं और 24 में से जो है काफी जो अधिक संख्या में 24 वार्ड जो जीते हैं कांग्रेस ने, उनमें से भी सबसे अधिक संख्या में जो है महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। इसमें आप देखेंगे कि महिलाओं का दबदबा इस बार नगर निगम शिमला की कांग्रेस में काफी रहने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस जीत को जो है बड़ी जीत करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस का जो 5 महीने का जो अभी तक का कार्यकाल रहा है और कांग्रेस ने जो गारंटियां जनता को दी थी वो हितकारी साबित हुई है और जनता ने जो है कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताया है। ये एक बड़ा मैंडेट है और ये जो मैंडेट है इसका जो संदेश है वो पूरे देश में जाएगा। और वहीं बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस है उन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है और पूरी तरह से जो चुनावों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कांग्रेस ने यहाँ पर की है। और पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हालांकि सभी जो चुने हुए पार्षद उनको शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता का जनमत स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है उन्होंने इन नगर निगम चुनाव में पूरी तरह से जो है जो चुनाव है वो प्रभावित करने का जो है वो काम किया है। और अगर आप देखेंगे तो अभी जो ये महिलाएं हैं 24 में से जो अधिकतर जो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, अधिकतर महिलाओं ने यहाँ पे जीत दर्ज की है। अगर कांग्रेस की बात करें 24 में से 14 सीटों पे है जो कांग्रेस की महिला पार्षद जीती हैं और जबकि 9 में से बीजेपी की 7 महिला पार्षद जीती। तो आप देखेंगे कि इस बार जो नगर निगम शिमला का जो रहने वाला है उसमें जो महिलाओं का दबदबा है वो अधिक यहाँ पे रहने वाला है। जी टीना जी, जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव हुए इससे ऐसा लग रहा है कि जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी इतना ओवर कॉन्फिडेंस थी जो उसे ले डूबा, लेकिन कांग्रेस की तरफ, क्योंकि सरकार बने हुए भी 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो माहौल है वो पूरी कांग्रेस की तरफ बना हुआ है, बीजेपी चाहे कितने भी प्रयास कर लें। जी बिल्कुल, भाजपा ने चुनाव में अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें भाजपा काफी आगे नजर आ रही है। काफी कमेटियां इन्होंने बनाई थी, काफी लोगों को यहाँ जो है चुनाव प्रचार में उतारा था। आप इन चुनावों का जो महत्व है वो इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है केंद्रीय नेता अनुराग ठाकुर खुद कई बार कई वार्ड से प्रचार करने उतरे थे
उसके अलावा जो है बार बार जो है भाजपा वो मोदी सरकार का जिक्र कर रही थी कि मोदी सरकार का अगर हाथ रहेगा तो जो शिमला सिटी है उसको विकास के नए शिखरों तक ले जाएंगे, प्रत्येक वार्ड में जो है वो काम करवाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस की बात करें, प्रचार में काफी देर से उतरी और काफी ढीला प्रचार उनका लग रहा था, लेकिन फिलहाल जो है 5 महीने का जो कार्यकाल रहा, या अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में 4.5 साल का कार्यकाल अभी कांग्रेस का बाकी है। तो ऐसे में जो स्थानीय निकाय का जो ये चुनाव था, जनता ने सरकार के साथ इसमें जाना ज्यादा जरूरी समझा है, क्योंकि जनता को लगता है कहीं ना कहीं कि अगर उनका जो वार्ड पार्षद है कांग्रेस का रहेगा तो उनका जो वार्ड है उसमें चुनाव ये जो विकास कार्य है वो करवाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपका सरकार के साथ का आपका पार्षद नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि पार्षद कहता है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है, जो सत्तारूढ़ दल है वो आपको सहयोग नहीं कर रहा है। तो ऐसे में इस बार ये क्लियर मैंडेट और क्लियर के साथ साथ एक बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस को जनता ने दिया है। 34 में से 24 वार्ड यहाँ पे कांग्रेस ने जीते हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो गारंटियां यहाँ पे दी थी जनता को, या कांग्रेस जिस तरह सत्ता में आई थी, वो अभी लोकप्रियता आप ये कह सकते हैं कि 5 महीने में कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है कांग्रेस की। जी बिल्कुल, लोकप्रियता बढ़ी है। और इसी के साथ ये भी कह सकते हैं कि इस बार काफी अच्छी तैयारी कांग्रेस की रही, क्योंकि सीएम सुक्खू खुद चुनाव प्रचार मैदान में उतर गए थे और इसके साथ साथ ही चुनाव से कुछ समय पहले ही जो है कार्यकर्ताओं को भी साफ निर्देश दिया गया था कि सभी जो है प्रचार प्रसार करे, जो नहीं करता उसके लिए जो है नोटिस भी जारी किया जाएगा। और शायद इसी का परिणाम रहा कि कांग्रेस ने 24 वार्डों में अपना परचम लहराया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को इस बात को भी फायदा मिला है कि यहाँ पे इस बार इन चुनावों में कांग्रेस को बगावत का बहुत कम सामना करना पड़ा, भीतरघात का बहुत कम सामना करना पड़ा है। हालांकि कुछ वार्ड में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस को मिला है। आप देखेंगे कि कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, प्रचार की कमान उन्होंने खुद संभाल रखी थी, खुद वो हर वार्ड में जा रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि किस तरह अगर आप कांग्रेस को निगम की सत्ता सौंपते हैं तो किस तरह यहाँ का कायाकल्प वो शिमला का करेंगे। वो बार बार इस चीज पे जोर दे रहे थे कि भाजपा जो चीजें कह रही है अभी कि वो ये करके देंगे। अभी तक जो है भाजपा का कार्यकाल रहा है और सरकार भाजपा की थी, केंद्र में सरकार भाजपा की थी, आप इसको ट्रिपल इंजन की सरकार कह सकते थे। तो निगम में कोई काम भाजपा ने इस तरह का नहीं किया है जिसे यादगार माना जाए या किसी इसकी बड़ी उपलब्धि माना जाए। तो ऐसे में कांग्रेस का लगातार हमला निगम के चुनाव में भाजपा पे तो था, लेकिन वो सीधे मोदी सरकार तक से हमला कर रही थी कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार बार बार यहाँ पे डबल इंजन ट्रिपल इंजन कह रही थी भाजपा, उसमें कहीं बहुत पिछड़ी है। और दूसरी तरफ जो बगावत की बात जिस तरह हम कर रहे थे, भाजपा में कहीं अधिक देखने को मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा रुख यहाँ पे अपना लिया था कि जो कोई बगावत करेगा, जो जिस तरह से पार्टी के साथ नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है पार्टी करेगी। ऐसे में ये बड़ा काम आया है कांग्रेस के। यहाँ पे जो है जिन वार्डों में कांग्रेस बगावत के कारण हार जाती थी, उन वार्डों में भी इस बार जो है कांग्रेस को जीत मिली है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने इस बार जो है उम्मीदवारों को भी चयन जो है बहुत सावधानी से किया था। ये जो बड़ा फायदा है कांग्रेस को यहाँ पे जरूर मिला है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नया अध्यक्ष चुनने के लिए 5 मई को पार्टी कमेटी की बैठक हो रही है, यानी कि आज ही बैठक हो रही है। आपको बता दें कि पवार ने कहा कि 15 सदस्यीय कमेटी जो फैसला लेगी मुझे मंजूर होगा। इधर कार्यकर्ता इस्तीफे का विरोध कर रहे हैं और इसके पहले गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पवार से इस्तीफा वापस लेने की अपील की। और एनसीपी सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि मंगलवार को शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही दोनों ने सुप्रिया सुले से फोन पर भी बातचीत की थी। और 82 साल के एनसीपी चीफ शरद पवार ने मंगलवार को जब इस्तीफे का ऐलान किया था तो उसके बाद से ही पार्टी कार्यकर्ता उनके फैसले का विरोध करते हुए नजर आए थे। और एनसीपी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद कई गैर भाजपा दलों के नेताओं ने उन्हें अगले लोकसभा चुनाव तक पार्टी अध्यक्ष बने रहने की सलाह दी थी। बुधवार को पवार ने कहा था कि उन पर इस्तीफा वापस लेने के लिए भारी दबाव है। हालांकि उनके भतीजे अजीत पवार ने कहा था कि साहब का फैसला पलटता नहीं है। इधर शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के एक दिन बाद जितेंद्र
अवहाड ने पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद विधायक अनिल पाटिल ने भी शरद पवार को त्यागपत्र भेज दिया था। बुधवार को मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में 15 सदस्यीय कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें पार्टी के नए अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा की गई। अध्यक्ष की दौड़ में अजीत पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा है कि वह अध्यक्ष पद के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पार्टी ने पहले ही बड़ी जिम्मेदारी दे के रखी है। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज एनसीपी की बैठक होने जा रही है जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर अब एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन हो सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार वाईबी चौहान दफ्तर के बाहर लगातार यह मांग कर रहे थे कि साहब आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। कल शरद पवार जी ने तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की, उन्हें आश्वासन दिया। इस आश्वासन में उन्हें कहा कि वह पार्टी के हित के लिए, पार्टी के भलाई के लिए इस तरह का फैसला ले रहे थे। और लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है, उन भावनाओं का आदर करते हुए अगले आने वाले एक दिन के बाद वह अपना अंतिम फैसला लेंगे, जिसमें आज का वक्त मुकर्रर किया गया। आज शाम 5 बजे के आसपास इस पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी। इस तरह की बातें खुद शरद पवार जी ने कही है। और जैसे ही यह फैसला लेने की बात कही गई, उस पर सुनकर जो है तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के चेहरे पर एक मुस्कान सी आई और लगातार जय जयकार के नारे करने लगे कि अगर देश की बुलंद कोई आवाज है तो शरद पवार है, शरद पवार है। तो कहीं न कहीं एक नई उम्मीद फिर से जागी है कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में कि शायद शरद पवार अपने फैसले को एक बार वापस ले सकते हैं। लेकिन एनसीपी के ही तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता यह भी कहते हैं कि शरद पवार जब एक बार फैसला लेते हैं तो वापस उसे नहीं करते हैं। लेकिन आज बेहद दिलचस्प होगा कि आज शाम 5 बजे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी, उस वक्त किसका नाम लिया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल और एक बड़ी उम्मीदें लगी हुई है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, वही बात कर ली जाए, एनसीपी अध्यक्ष के लिए अभी 3 नाम जो है सबसे आगे चल रहे हैं। सुप्रिया सुले, अजीत पवार और इसी के साथ साथ प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे चल रहा है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया है कि वो अध्यक्ष पद के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी ने उन्हें पहले ही जो है बहुत सारी जिम्मेदारी दे रखी है। तो सूत्रों के मुताबिक क्या लग रहा है कि किसके नाम पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल, देखिए, अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरह से लगातार लोगों की जो है योजनाएं बनाई जा रही है, लोग अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं कि आखिर कौन होगा। लेकिन जिस तरह से 3 लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें सबसे प्रमुख में है अजीत दादा पवार, उसके बाद शरद पवार साहब की बेटी सुप्रिया सुले और उसके बाद एनसीपी के ही बड़े नेताओं में शुमार जो है उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच की लड़ाई है, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे नेताओं ने मना कर दिया है कि वह अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। हालांकि तमाम और भी जिम्मेदारियां उन्हें एनसीपी की तरफ से दे रखी गई है, उसी का वह निर्वाह करने में व्यस्त है। लेकिन अगर अजीत दादा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसमें कहीं न कहीं मतभेद की भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे कि अजीत दादा पवार ने जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ 80 घंटों वाली सरकार बना ली थी, उसके बाद अचानक फिर भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया था। और अटकलें अभी भी लगाई जा रही है कि अगर एनसीपी का अध्यक्ष पद से शरद पवार जी इस्तीफा देते हैं तो शायद अजीत दादा पवार अपने तमाम विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। इस तरह की बातें तमाम चल रही है। लेकिन इस बीच शरद पवार साहब को उनकी बेटी सुप्रिया सुले का भी भविष्य देखना है। राजनीतिक भविष्य कहाँ तक जाएगा, उस पर भी एक बड़ा निर्णय है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है कि आखिरकार एनसीपी का प्रमुख कौन बनेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि शरद पवार जी जरूर इस दोनों मामले को सुलझाने के लिए आम जनता का भी राय ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे यह फैसला लेने से पहले आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैं आप लोगों से बातचीत कर यह फैसला लेता तो शायद आप लोग अस्वीकार करते, भले मेरी बातों को सुनते। लेकिन अब जो है उन्होंने एक घोषणा की है कि अभी आम जनमानस की राय सुनकर ही मैं आगे का फैसला लूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे जिले में सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया है। सुरक्षा बल जिले में विभिन्न क्षेत्रों में दिन रात तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा गश्त बढ़ाई गई है। पुंछ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैन्य वाहन पर हुए आतंकी हमले के बाद खुफिया एजेंसी को फिर बड़ी वारदात की साजिश रचने का इनपुट मिला है और इसी महीने कश्मीर में G20 बैठक भी प्रस्तावित है और हमले की सूचना के बाद केंद्र शासित प्रदेश के साथ पुंछ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे जिले सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर में यहां तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और आपको बता दें कि सुरक्षा बल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दिन रात तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा गश्त भी बढ़ाई गई है। जिले में सुरक्षा बलों की तरफ से कई स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ भीतरी सड़कों एवं संपर्क मार्गों पर विशेष नाके लगाए गए हैं, जिन पर बड़ी संख्या में सेना, पुलिस, SOG और CRPF के जवान हर आने जाने वाले वाहन और पैदल चलने वाले लोगों की जांच करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दे रहे हैं, जिससे कि आतंकियों की हर एक साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, पुंछ में इस वक्त अलर्ट जारी है और इसी के साथ आतंकी हमले की धमकी के बाद अब लगातार तलाशी अभियान जो है जारी है और LOC पर भी जवानों को चौकस किया गया है, उन्हें तैनात वहां पर किया गया है। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए इसी महीने कश्मीर के अंदर G20 की बैठक प्रस्तावित है, जिसके बाद पूरे इलाके में खास करके जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग हो, लगातार वहां पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और यही वजह है कि 2 बार आतंकी, एक बार कुपवाड़ा के नियंत्रण रेखा पर जो घुसपैठ करके आतंकी आए थे उनको ढेर किया गया था और बीते कल भी 2 स्थानीय लश्कर के आतंकियों को ढेर किया गया है। वहीं पुंछ के अंदर जिस तरह से 20 अप्रैल को आतंकियों ने हमला किया था घात लगाकर, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद पूरे इलाके पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद एक बार फिर इनपुट मिली कि आतंकी जो हैं इन इलाकों में फिर से हमला कर सकते हैं, जिसके बाद एक अलर्ट जो है हाई अलर्ट जारी किया गया और बड़े पैमाने पर पुंछ के इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। चाहे वो कोई पैदल चल रहा है, देर रात अगर कोई निकल रहा है तो उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या वजह है। लेकिन कहा जाए तो बड़े पैमाने पर एक विशेष नाके लगाकर सेना हो, पुलिस हो या फिर SOG का जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, वो लगातार तलाशी अभियान चला रहा है ताकि पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम जो है वो किया जा सके। लेकिन कहा जाए तो पूरा इलाका जो है वो खंगाला जा रहा है और इसी प्रकार जम्मू में भी जिस प्रकार से पठानकोट से लेकर रत्नोचक तक एक इनपुट मिला था कि आतंकी हमला कर सकते हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। लेकिन अभी एक ताजा खबर जो है वो सामने आई है, जिसके मुताबिक राजौरी के कंडी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये वही इलाका है जहां पर लश्कर तैयबा का एक आतंकी जो तालिब हुसैन था उसको पकड़ा गया था। उसी इलाके के आसपास ये एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है और कहा जाए तो इन आतंकियों को भी जल्द ही ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े पैमाने पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। देर रात कोई भी अगर बाहर निकलता है तो उससे पूछताछ की जा रही है। जी रविंद्र, वही बात कर ली जाए, इसी महीने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक प्रस्तावित है और बात कर ली जाए अगर माहौल की, किस प्रकार का माहौल बना हुआ है और लोगों में किस प्रकार का रोष व्याप्त है, क्योंकि लगातार जनता इससे बहुत प्रभावित होती है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आतंकी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं उसको लेकर सुरक्षा को चाक-चौबंद किया गया है। अगर माहौल की बात करें तो माहौल इस समय शांत है, लेकिन बीच बीच में जब आतंकी इस प्रकार की हरकतें करने की कोशिश करते हैं, यानी कहा जाए तो अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। लेकिन लोगों में जो रोष की बात है, लोग
चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, लेकिन बीच बीच में जब आतंकी घटनाएं जो पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में माहौल को बिगाड़ा जाए, लेकिन उसके बाद भी जब सुरक्षा बल उन आतंकियों पर कार्रवाई करते हैं तो उन आतंकियों को ढेर किया जाता है। जो कल भी आतंकी मारे गए थे, उन्होंने मार्च के महीने में ही आतंकवाद की राह पकड़ी थी और दोनों लश्कर से जुड़े हुए थे और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। लेकिन कहा जाए तो जिस प्रकार से LOC का इलाका है, चाहे वो कुपवाड़ा का है या फिर राजौरी पूंछ का इलाका है, जहाँ LOC है, वहां पर पाकिस्तान के इलाके में यानी जो POK का इलाका है, जो जम्मू कश्मीर का इलाका जो पाकिस्तान के पास है, वहां पर लॉन्चिंग पैड जो है उनको सक्रिय किया गया है। वहां पर काफी संख्या में आतंकी जो हैं मौजूद है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से G20 की जो प्रस्तावित बैठक होने जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं खलल डाला जाए उसमें। लेकिन भारतीय सेना चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।